तो कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जिसको मॉन्स्टर ने पूरी तरह तबाह कर दिया होता है। पर लेकिन एक बंदा जो उन मॉन्स्टरों से लड़ रहा होता है इसलिए नहीं ताकि वो उन लोगों की मदद करना चाहता है, बल्कि वो तो अपनी ताकत को साबित करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। हारुयोशी, जिसने आयाकाशी टेक्निक को मास्टर किया जिससे वो आयाकाशी मॉन्स्टर को हरा के अपना गुलाम बना सकता है, और उसने मॉन्स्टर को हराने के लिए पूरे गाँव को ही तबाह कर दिया। हारुयोशी का ये मानना है कि अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हारी खुशी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर इंसानों को समझने में उसने थोड़ी सी भूल कर दी। लोगों ने बड़ी चालाकी से हारुयोशी के मनपसंद स्टूडेंट के हाथों से ही उसको मरवा दिया। अब इसमें गलती थी किसकी, उस लड़की की या फिर उन लोगों की जिसने उसे मजबूर किया? इसमें गलती हारुयोशी की थी जो इन चालाकियों को समझ ही नहीं पाया। पर लेकिन मरने से पहले हारुयोशी कसम खाता है कि वो दोबारा जन्म लेगा और जो गलतियां उसने इस जन्म में की है वो दोबारा नहीं करेगा। दूसरे सीन में हम एक लाइब्रेरी को देखते हैं जहाँ पर एक जादूगर एक बच्चे का माना टेस्ट कर रहा था। पर लेकिन पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर तो मैजिक माना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस दुनिया में किसी के अंदर मैजिक बिल्कुल भी ना हो। पर ये वही हारुयोशी है जिसका जन्म हुआ है साइका के रूप में, और ये जादूगर साइका के फादर है और साथ ही उसके दो भाई भी है, ग्लुक्टी और ग्ले। ग्ले को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि साइका के पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है। ये लोग इस बात से अनजान है कि भले ही साइका के पास मैजिक नहीं है पर उसके पास हर किसी की तरह कर्स एनर्जी है। मैं आपको बता दूं, जिस दुनिया में साइका का पुनर्जन्म हुआ है वहाँ पर मैजिक और मॉन्स्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। पर लेकिन साइका की माँ जो यहाँ की एक मेड थी वो भी बिना मैजिक के ही पैदा हुई थी। शायद यही वजह है कि साइका भी बिना मैजिक के ही पैदा हुआ है। पर लेकिन वो आज भी पत्तों पे मंत्र लिखकर उसे चूहे या कौवे में बदल सकता है। पर लेकिन उसका बदमाश भाई क्ले उसको वहाँ पर परेशान करने आ जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ के उसको पीटने वाला होता है, पर तभी साइका के कौवे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी उसका दूसरा भाई लूटिया आकर उसे बचाता है। आज साइका 7 साल का हो चुका है, पर लेकिन नौकरानी का बेटा होने से उसका बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं करता है। पर लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इस दुनिया के बारे में हो सके उतना जानना चाहता है। इस दुनिया में कागज बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इसलिए साइका अपने खुद के कागज बनाता है जिससे वो टैलिस्मैन बना सके, जिससे वो अपने पिछले दुनिया के आयाकाशी को समन कर सकता है। तभी उसके दरवाजे पर उनकी मेड ईफा आती है जो उसको उसकी जैकेट देने आई थी जो कि उसको झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी। साइका समझ जाता है जरूर ये काम उसके भाई ग्ले का ही होगा। पर तभी वहाँ पर उसका भाई ग्ले आ जाता है और उसको परेशान करने लगता है, ये कह करके उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। वो बताता है कि वो लोडेनियम मैजिक एकेडमी जाने वाला है जहाँ से बहुत ही महान जादूगर अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं। ये सुनकर साइका को वहाँ जाने का मन होता है, पर लेकिन तभी उनके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और ग्ले को अपने साथ मैजिक प्रैक्टिस के लिए ले जाने लगते हैं। पर साइका भी उनके साथ चला जाता है मैजिक प्रैक्टिस के लिए। लुफ्टी के पास विंड एलिमेंट है और ग्ले के पास फायर एलिमेंट। अब साइका को चिढ़ाने के लिए उसका भाई ग्ले उसको भी ट्राई करने के लिए कहता है। साइका ने सोच लिया था वो अपनी पावर्स को इस दुनिया में किसी के सामने भी नहीं आने देगा, पर लेकिन ग्ले के इतना फोर्स करने के बाद वो अपनी पावर का छोटा सा नमूना उनको दिखाई देता है और ये देखकर तो वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साइका ने ये नीली आग धरती में पाए जाने वाले एलिमेंट से बनाई थी जिसको हम मैजिक जगह जुस्सू कह सकते हैं। ग्ले तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि लगता है थोड़ा सा मैजिक छड़ी में रह गया होगा, पर उनके फादर कहते हैं कि नहीं, कुछ मामलों में नॉन मैजिक यूजर भी आगे जाकर मैजिक करना सीख लेते हैं। साइका अपने फादर से कहता है कि वो भी अब मैजिक सीखना चाहता है, पर उसके फादर उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो बिना माना के पैदा हुआ था। उसकी सीखने की चाह को देखकर उसके फादर उसके लिए एक टीचर रख देते हैं, पर साइका कहाँ मानने वाला था। वो अपने भाइयों को ट्रेनिंग करते हुए देखता था और इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। पर एक रात साइका अपने फ्लाइट एलिमेंट को चेक करते समय एक फॉग शिगामी को समन करता है जो आते ही साइका के कुछ ज्यादा ही करीब आके छिपकने लगती है, और इसका नाम यूकी है जो इससे पहले अडल्ट फॉक्स वुमन थी, पर इस दुनिया में आने से उसकी एज कम हो गई है। शायद ये साइका की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हुआ है। पर साइका अब उसको वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वो तो बस अपने टैलिस्मैन को चेक कर रहा था। पर लेकिन वो छोटी सी फॉक्स बन के साइका के बालों में छुप जाती है और कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वो वहाँ रहते रहते बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है। साइका भी उसकी बात मान लेता है, पर उसे सबसे छुपकर रहना होगा। पर तभी हम ग्ले को ईफा को डांटते हुए देखते हैं क्योंकि ईफा ने ग्ले के कपड़े भिगा दिए थे। पर ईफा को देख उसकी नीयत खराब होने लगती है और वो उसको रात को अपने कमरे में आने के लिए कहता है। ये सब देखकर साइका बीच में आता है और ग्ले को रोकने लगता है, पर ग्ले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो साइका के ऊपर एक पंच मार देता है, पर साइका उसको बड़े आराम से ही रोक लेता है। तो ग्ले भी अपनी बची कुछ इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब साइका भी वहाँ से जाने लगता है, पर ईफा को उसके ऊपर
भरोसा हो जाता है और वो उसको एक घायल जानवर के पास ले जाती है। वो साइका से मदद चाहती थी इस जानवर को ठीक करने में। साइका उसे दूसरी तरफ देखने को बोलता है और उस जानवर का एक बाल निकालकर अपने टेलिस्मेंट में लगाता है और उसे ठीक कर देता है। ईफा नहीं जानती थी कि साइका हीलिंग मैजिक भी जानता है, पर साइका कहता है कि वो भी कुछ कम नहीं है। साइका कहती है वो जो देख सकती है वो और कोई भी नहीं देख सकता है। ईफा घबराकर बात बदलने की कोशिश करती है, पर साइका समझ चुका था कि ईफा स्पिरिट एलिमेंटल को देख सकती है और उसी से उसने साइका की जैकेट ढूंढी थी। साइका सोचता है कि शायद वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है, पर लेकिन नहीं, वो उसके चिल्लाने पर भाग जाते हैं। साइका इतने लंबे वक्त से ऐसे ही किसी को ढूंढ रहा था जो उसके लिए एलिमेंटल को कंट्रोल कर सके। वो ईफा को अपना एक फायर एलिमेंटल देता है और उसे कंट्रोल करने के लिए बोलता है। वो फायर एलिमेंट ईफा की बात सुनती नहीं है, पर ईफा के चिल्लाने के बाद वो भाग जाती है। साइका को ये देखकर थोड़ा अच्छा लगता है, पर लेकिन एलिमेंटल को कंट्रोल करने के लिए ईफा भी बहुत कमजोर है, तो साइका को उसको तैयार करना होगा। अब साइका उसको हर दिन ट्रेनिंग देने लगता है और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और साइका 12 साल का हो जाता है, पर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी एक मेट चिल्लाकर बोलती है कि उनकी तरफ बहुत ही बड़ा एक मॉन्स्टर आ रहा है और उसी वक्त उनका पूरा घर हिलने लगता है और ग्ले तो ये सब देख कर डर कर भाग जाता है। वो बहुत ही बड़ा एक मट मॉन्स्टर था जो ईफा और एक मेट के ऊपर हमला कर देता है, पर साइका का फायर एलिमेंटल उन दोनों को बचा लेता है, यानी कि वो अब ईफा की बात मानने लगा है। इसके बाद साइका उसको अपनी तरफ लाकर पॉइजन एनीफ्लेक से उसको डाउन कर देता है और ये सब देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि साइका ने उसको एक ही बार में हरा दिया और ये सब उसके फादर भी देख रहे होते हैं। और आज पहली बार साइका को घर में बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा था, पर ये बात उसके भाई को पसंद नहीं आती। पर साइका की बहादुरी को देखकर उसके फादर उसको कुछ इनाम देना चाहते हैं, तो साइका कहता है कि इतने सालों से उसने अपने दम पर मैजिक सीख के अपने आप को तैयार किया है, तो वो चाहता है कि उसका ये टैलेंट अंपायर के फायदे में यूज हो। इसीलिए वो भी अपने भाई की तरह लोडेनिया मैजिक एकेडमी में पढ़ना चाहता है। ये सुनकर उसके भाई ग्ले का तो मुंह ही बन जाता है, पर लेकिन साइका के फादर ने खुद देखा था कि साइका अपने मैजिक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, तो इसलिए उसके फादर भी मान जाते हैं। पर लेकिन साइका की एक और इच्छा थी कि उसके साथ उसकी मेट ईफा भी जाए। ये सुनकर तो ईफा भी हैरान हो जाती है, पर उसके फादर उसको इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो भी बिना मैजिक के पैदा हुई थी। पर साइका अपने फादर से कुछ वक्त मांगता है और ईफा से कहता है कि वो अपने फायर एलिमेंटल की मदद से जितना हो सके उतना बड़ा फायर ब्लास्ट करे। ईफा कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, पर लेकिन वो भी साइका के साथ जाना चाहती थी, इसलिए साइका ने जैसा कहा उसने उससे भी ज्यादा बड़ा हमला किया और ये हमला एक मिड रेंज का हमला था जो देखकर वहाँ हर एक खड़ा पर्सन हैरान हो जाता है। ये देखकर साइका के फादर तो मान जाते हैं, पर ग्ले उसके सख्त खिलाफ था क्योंकि उनके परिवार का एक रूल था कि दोनों भाई एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं और इस बात को तो साइका के फादर भी मानते थे, इसलिए वो ग्ले को फौज में भर्ती कर रहे हैं क्योंकि उसने बीते साल अपने आप को इम्प्रूव करने में थोड़ी भी मेहनत नहीं की थी। या तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता या तो अपनी तलवार से ही खेलता रहता, तो ग्ले से भी अब रहा नहीं जाता है। वो भी साइका को चैलेंज कर देता है एक बैटल के लिए कि जो भी भाई जीतेगा वो अकेडमी जाएगा और जो हारेगा वो घर से बाहर। और इस फाइट से उनके पिता को भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये डुएल कल शाम को स्टार्ट होगा और इस बैटल के अंदर हाई लेवल का मैजिक या फिर किसी भी असली तलवार का उपयोग नहीं किया जाएगा और इस बैटल के जज खुद इनके फादर रहेंगे। साइका अपने रूम में बैठा ही होता है, तभी उसका भाई लुप्टी आता है। देर से सही पर वो उसको जन्मदिन की बधाइयां देने आया था और साथ ही वो उसके लिए एक प्रेजेंट भी लाया था और उस प्रेजेंट के अंदर एक ग्लास पेन था क्योंकि साइका पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है इसीलिए, और साथ ही वो उससे माफी भी मांगना चाहता था कि वो एक अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाया और साथ ही उसे समझ ही नहीं आता था कि वो अपने छोटे भाई से क्या बात करे, पर उसे खुशी है कि वो उसके बिना भी इतना ताकतवर बन पाया। साइका ताकतवर हो गया, इसलिए वो कल के मैच के लिए ग्ले के ऊपर थोड़ी नरमी दिखाने के लिए बोलता है। अब साइका अपने भाई के दिए पेन को देख ही रहा होता है, तभी उसके कमरे में हवा का झोंका आता है। जब साइका खिड़की के बाहर देखता है तो वो अपने भाई ग्ले को देखता है जो कि उससे उसी वक्त लड़ना चाहता था क्योंकि उसको बैटल के रूल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए, इसलिए वो लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कोई बेहोश ना हो जाए या फिर लड़ने के लायक ना बचे। ग्ले साइका से बोलता है कि वो तुम्हारी किस्मत थी जो वो मॉन्स्टर पहाड़ों से नीचे आया और तुमने उसको हरा दिया। ग्ले साइका के ऊपर अंधाधुंध बहुत ही खतरनाक स्पेल्स यूज करता है, पर लेकिन साइका को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता होता है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही मजबूत बैरियर होता है। अब साइका अपना टैलिस्मेंट से ग्ले को फ्रीज कर देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है, पर लेकिन वो हाथ सच में नहीं टूटा था। जैसे ही ग्ले सरेंडर करता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। ग्ले को लग रहा होता है कि वो साइका की एक किस्मत थी जिसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, पर लेकिन ये तो साइका का एक प्लान था और वो ये प्लान काफी दिनों से बना रहा था। उसने अपने एक शिगामी को भेजकर उस मॉन्स्टर को वहाँ आने के लिए मजबूर किया। यूकी
साइका से पूछती है वो इतनी नॉर्मल दुनिया में इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। साइका यूकी को बताता है कि वो इसलिए उन इंसानों से हारा था क्योंकि वो चालाक नहीं था, पर वो इस दुनिया में चालाक बनेगा। अब वो दोनों अगले दिन लूडेनिया के लिए निकल रहे होते हैं, पर साइका ने रात भर ईफा को पढ़ाया होता है क्योंकि उसके साथ उसे रहने के लिए वहाँ एग्जाम क्लियर करना होगा और उसे एक स्टूडेंट की तरह वहाँ पर पढ़ना होगा और उन दोनों को वहाँ तक पहुँचने में टोटल 7 दिन लगने वाले हैं। तो साइका उसे इन 7 दिनों तक पढ़ाएगा। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइका और ईफा लूडेनिया मैजिक अकेडमी के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में साइका ईफा को एक एलिमेंटल नेकलेस देता है जिससे अलग अलग एलिमेंटल उसकी तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि साइका को ईफा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि वो उसके आगे चल के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और ये 7 दिन साइका के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन भरे होने वाले थे क्योंकि साइका को मोशन सिकनेस नाम की एक बीमारी है और ये चीज उसको पिछले जन्म में भी थी और इस जन्म में भी है। खैर ये 7 दिन किसी न किसी तरह निकल जाते हैं और वो अपनी मंजिल लूडेनिया मैजिक अकेडमी पहुंच ही जाते हैं। और हम मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लेज भी साइका को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक दिन एक अनजान औरत आई थी और साइका को उसके हाथों में छोड़ गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसके छोटे भाई गिलबर्ट का बेटा है। गिलबर्ट जो अपने भाई ब्लेज से एकदम उल्टा था, उसे एडवेंचर पसंद था और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो एकदम एडवेंचर बन गया और एक दिन वो डीमंस के इलाके में से गायब हो गया। साइका के हेयर्स और आईज का कलर काला है तो उसे शक हुआ क्या ये उसके भाई और किसी डीमन का बच्चा तो नहीं है। पर लेकिन साइका के अंदर थोड़ा भी माना नहीं होता है तो ब्लेज थोड़ा शांत होता है और सोचता है जब उसने ब्लू फ्लेम यूज किया था और उस मड मॉन्स्टर को हराया था। उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने ग्ले के साथ बुरा किया, पर लेकिन साइका को फौज में भर्ती कराना और भी खतरनाक हो सकता था क्योंकि उसका माहौल ही तय करेगा वो एक हीरो बनेगा फिर या एक डीमन किंग। उन्होंने एक बार गिलबर्ट से सुना था कि लूडेनिया मैजिक अकेडमी एक अच्छी जगह है, उसी के भरोसे उन्होंने साइका को लूडेनिया मैजिक अकेडमी भेजा है। और दूसरी तरफ हम साइका को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो ईफा को बता रहा होता है कि उसका कमरा इसकी दूसरी तरफ है। पर लेकिन ईफा के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो साइका से पूछती है क्या वो रात के समय यहाँ पर आ सकती है। पर लेकिन साइका को तो ईफा के इशारे समझ में ही नहीं आ रहे होते हैं। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो उसके डिनर की टेंशन ले रही है, पर साइका उसे मना कर देता है क्योंकि वो कुछ भी खाने की हालत में नहीं है। तो ईफा वहाँ से बाहर चली जाती है कुछ लेने के लिए जो साइका खा सके। अब ईफा के बाहर जाते ही साइका के बालों से यूकी बाहर आकर बहुत ही गुस्से में कहती है कि एक नौकरानी की इतनी मत कि वो उसके ताकतवर मालिक से प्यार करे। पर लेकिन साइका को यूकी की बात कुछ समझ में नहीं आती और यूकी बताती है कि वो उस लड़की साइका को फंसाने की कोशिश कर रही है जैसे कि हर एक लड़की नोवेल को फंसाने की कोशिश करती है। पर लेकिन साइका को उसकी बातों पर इतना विश्वास नहीं होता है क्योंकि एक शिकिगामी लड़कियों के बारे में क्या ही जानती होगी। अब वो दोनों अकेडमी पहुंच जाते हैं पर लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले उन्हें एक गोले पर हाथ रख के अपने मैजिक टाइप को रजिस्टर करवाना होगा। जब ईफा उस गोले पर हाथ रखती है तो पता चलता है कि उसके पास फायर और विंड का मैजिक है और वहाँ पर जब पता चलता है कि साइका लैम्पोग्रस नाम के एक बड़े खानदान से है और ईफा उसकी एक नौकरानी है तो सब उससे वहाँ पर इम्प्रेस हो जाते हैं। और जब साइका अपना मैजिक चेक करता है और लोगों को पता चलता है कि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है और वो बिना मैजिक के मैजिक अकेडमी में पढ़ने आया तो ये देखकर वो लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो सभी को हटाते हुए उस गोली के ऊपर हाथ रखती है और जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ रखती है वो गोला बहुत ही ज्यादा तेजी से चमकने लगता है। यानी कि इस लड़की के पास चारों मैजिक टाइप है जो इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। अब साइका को भी उस लड़की को देखकर कुछ अजीब सा एहसास होता है और साइका उस लड़की को थैंक यू बोल देता है जिसको सुनकर वो लड़की भड़क जाती है क्योंकि वो दोनों पहली बार ही मिले होते हैं, इसीलिए वो लड़की साइका को बुरा भला कहने लगती है। पर लेकिन साइका तो बस उस लड़की को घूरे जा रहा था, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि साइका ठरकी था, बल्कि उस लड़की की शक्ल तो साइका के पिछले जन्म में उसके सबसे फेवरेट स्टूडेंट से मैच करती थी जिसने उसको मारा था। खैर एंट्रेंस एग्जाम शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है और ईफा साइका से कहती है कि उसका ये एग्जाम अच्छा नहीं गया है, पर लेकिन अच्छा स्कोर बनाने के लिए अभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर 6 टारगेट थे और उन लोगों को उतने टारगेट पर निशान लगाना है जितने उनके पास मैजिक एलिमेंट्स है और वहाँ पर ज्यादातर बच्चों के पास एक ही एलिमेंट होता है। पर लेकिन तभी ईफा आती है और अपने फायर मैजिक से पूरे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और जब वो अपने विंड मैजिक का यूज करती है तो ये देखकर तो साइका भी हैरान हो जाता है और ईफा बताती है उसने ये सब साइका को इम्प्रेस करने के लिए किया है और ये देखकर साइका भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि ईफा विंड मैजिक का यूज कर सकती है। पर लेकिन उसे खुशी भी थी। और अब बात आ जाती है साइका की और साइका अपने मैजिक से इतने खतरनाक जुस्सू करता है जिसको देखकर वहाँ खड़ा है हर एक पर्सन आंखें फाड़ कर देखने पे मजबूर हो जाता है। पर साइका वहाँ पर 3 टारगेट को छोड़ देता है जो कि लाइट, डार्क और विंड मैजिक होता है क्योंकि वो अभी तक इसके फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ नहीं पाया है। और ये सब देखकर वहाँ का इंस्ट्रक्टर इन सदमे से उभर नहीं पाए थे। तभी वो कहते हैं कि इस बार के कैंडिडेट्स पिछली बार से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, खासकर वो दोनों। पर लेकिन एक लड़की और थी जो उनसे भी बहुत ही ज्यादा अलग थी जिसने चारों टारगेट्स को एकदम खत्म कर दिया। उन टीचरों को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की कहानियों वाली हीरो है। कहानी की माने तो जब डीमन लॉर्ड रिवाइव हो जाएगा तो उसको रोकने और हराने के
लिए वापस से हीरो धरती के ऊपर जन्म लेगा। और ये कहानी कितनी सच्ची है वो मैं नहीं जानता। और हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और पूरे अकेडमी में 3rd नंबर पे साइका आया है और 2nd नंबर पे ईफा आई है। और ये देखकर तो साइका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो 1st नंबर पे आई है वो 4 एलिमेंट्स वाली लड़की। और उसी रात अकेडमी के हर एक स्टूडेंट को डोम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। पर लेकिन ईफा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि लड़की और लड़कियों का डोम अलग अलग है। पर लेकिन तभी साइका को कुछ अजीब सा फील होता है और वो दोनों जब वहाँ पर जाके देखते हैं तो बहुत सारे डार्क एलिमेंट हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। और जब वो जमीन के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक टेलीपोर्ट मैजिक सर्कल बनाया होता है, यानी कि अकेडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर लेकिन ईफा को इन सबसे दूर रखने के लिए वो सब कुछ अकेडमी के ऊपर छोड़ देता है। पर लेकिन नजर बनाए रखने के लिए वो अपने कुछ टेंटिकल्स को वहाँ छोड़ देता है और डोम के अंदर एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। और गैसे लाल बालों वाली लड़की का नाम अमू है और अमू अपनी स्पीच दे रही होती है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। और ऐसा लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर किसी को वहाँ पर ढूंढ रहे हैं और ये सब देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और उनके टीचर्स उन मॉन्स्टर के ऊपर अपने एलिमेंट से हमला कर देते हैं। पर किसी भी एलिमेंटर या हमले का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। पर तभी एक मॉन्स्टर एक स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर साइका अपने टेलिस्मैन से उसे रोकने की कोशिश करता है। पर लेकिन उससे पहले वहाँ पर अमू आ जाती है और अपने विंड मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। पर लेकिन साइका को उन मॉन्स्टर के अंदर कुछ अजीब लग रहा होता है और जब वो अपने टेलिस्मैन की मदद से वहाँ पर देखता है तो उसे सर्कल के पास एक दूसरा ही मॉन्स्टर दिखता है जो शायद उन सबको वहाँ से कास्ट कर रहा होता है। और जैसे ही ईफा का ध्यान हटता है तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और पोयम गाते हुए उसी मॉन्स्टर के पास पहुँच जाता है। वो मॉन्स्टर साइका को एक बच्चा समझ के वहाँ से भागने के लिए बोलता है। पर साइका का मन तो उस मॉन्स्टर के साथ खेलने का था। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर भी अपने कुछ बंदे समन करता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, जिनमें से वो एक को मारकर दूसरे को कैद कर लेता है। और ये सब देखकर वो वुल्फ मॉन्स्टर टेलीपोर्ट मैजिक की मदद से अपने बहुत सारे वेपन्स को समन करता है और वो अपनी मैजिक की पावर की वजह से साइका के टेलिस्मैन को जला देता है और एक तलवार से उसके ऊपर वार करता है। और डार्क मैजिक का यूज करके वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर साइका के पीछे आ जाता है और उसका एक हाथ उड़ा देता है। और साइका उस मॉन्स्टर से उसकी आने की वजह पूछता है क्योंकि वो जान चुका था वो उस मॉन्स्टर की मदद से वहाँ किसी को ढूंढ रहा है। उस मॉन्स्टर को साइका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो साइका को बता देता है कि वो वहाँ पर एक हीरो को ढूंढने आया है। तो आज से 12 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि 12 साल बाद एक हीरो जन्म लेगा और ये मॉन्स्टर उस हीरो के ताकतवर होने से पहले उसको मारना चाहता है। और वो एक लाल वाले लड़की की बात कर रहा था। साइका समझ जाता है कि ये अमू की बात कर रहा है और वो डीमन साइका को फंसाकर उसकी गर्दन को काट देता है। जब उस मॉन्स्टर को लगने लगा था कि उसने साइका को मार दिया है तभी हम देखते कि साइका उसी की तलवार के ऊपर खड़ा हुआ है और पोयम गा रहा है। और साइका जिस पोयम को गा रहा था वो उसी की पिछली दुनिया में उसके मास्टर ने लिखी थी, जिसको साइका ने खुद अपने हाथों से मारा था। और वो मॉन्स्टर दोबारा से साइका को मार देता है। पर लेकिन साइका किस तरह बच जाता है और बार बार मारने के बावजूद साइका रिवाइव हो रहा होता है। तो साइका भी ये सब देखकर उसके ऊपर पानी से हमला करता है। पर लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर साइका के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। तो साइका भी अपने शिगामी से उसके ऊपर हमला करता है। पर लेकिन वो दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है और अपने हाथ को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि साइका उसके हाथ को पकड़ के उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है। और हमें पता चलता है कि साइका अपनी सारी चोटों को अपने टेलिस्मैन के ऊपर रिप्लेसमेंट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। और उस मॉन्स्टर को लगने लगता है कि साइका के सारे टेलिस्मैन खत्म हो चुके हैं। पर लेकिन साइका दिखाता है कि उसके पास हद से भी ज्यादा टेलिस्मैन है जो उसे बचपन से बनाता आ रहा है। और साइका अपने शिगामी मित्सुची को समन करता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि साइका के पास एक ड्रैगन है, एक ड्रैगन जो खुद डीमन लॉर्ड के पास नहीं है। तो साइका मित्सुची को उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देता है और मित्सुची उस मॉन्स्टर को खा जाता है। पर लेकिन वापस आने की जगह वो वहाँ से भागने लगता है। और शायद ये सब साइका की वीक बॉडी की वजह से हो रहा है। पर लेकिन जैसे तैसे करके अपने टेलिस्मैन की मदद से साइका उसको वापस भेज देता है। और तभी हम यूकी को देखते हैं जो कि लड़ाई के दौरान वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो साइका के कुछ ज्यादा काम नहीं आ सकती थी। और हमें यूकी से पता चलता है कि साइका लड़ाई के दौरान जानबूझकर 2-3 बार मरा था ताकि वो अपनी न्यू टेक्निक हितोगाता को टेस्ट कर सके। और जब वो अकेडमी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सारे मॉन्स्टर को अमू ने अकेले ही हरा दिया है। तो साइका तय करता है कि वो अमू से दोस्ती करेगा और उसके पीछे अपनी ताकतों को छुपा कर रखेगा। शायद इस काम में अमू की जान भी जा सकती है और शायद इसमें उसे दुख भी होगा। पर लेकिन वो उस दुख में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। पर वो खुश तब होगा शायद जब उसे अमू भाव दे। और जब भी वो अमू से बात करने जाता तो वो उसको डांट देती क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में बस ताकतवर बनने के लिए भागता रहता है, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि वो दोस्त कैसे बनाते हैं। और वैसे भी उस हमले को बीते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और इस बीच किसी भी मॉन्स्टर ने दोबारा से अकेडमी के ऊपर हमला नहीं किया है। अभी वो दोनों अकेडमी जा रहे होते तभी उनके सर के ऊपर से एक हरा कलर का लिक्विड गिरने वाला होता है। पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मैन की मदद से वहाँ से
टेलीपोर्ट हो जाता है और ये लिक्विड उनके इंस्ट्रक्टर कोडेल से गलती से गिर जाता है क्योंकि वो मैजिक की मदद से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो उन दोनों को बताते हैं कि ये कोटेलेस्ट है जो कि डीमन के खून से बना है और वो इसे अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करने वाले हैं। और गाइस इसका सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म। अब हमें क्लास में पता चलता है कि अगले हफ्ते एकेडमी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो क्लास में फर्स्ट आने वाली अमू और सेकंड आने वाली ईफा को चुना जाता है सेरेमनी के लिए, जिसमें उसे न्यू स्टूडेंट के रोस्टर को लेकर लोडेनिया के जंगलों से होते हुए एक टेंपल में रखना होगा। लोडेनिया वही फॉरेस्ट है जहाँ पर साइका की लड़ाई उस मॉन्स्टर से हुई थी। साइका को इन सब के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो पूरी क्लास के सामने ईफा को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो अमू के साथ जा सके, तो ईफा भी इसके लिए मान जाती है। तो अब क्लास के बाद साइका ईफा से माफी मांग लेता है, लेकिन ईफा को ऐसा लग रहा था कि साइका अमू को पसंद करता है, पर साइका कहता है कि वो बस उसका दोस्त बनना चाहता है क्योंकि वो ताकतवर है। तो ये सुनकर ईफा कहती है कि वो भी ताकतवर बन सकती है क्योंकि उसके एलिमेंटल उसकी बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं। तो ईफा को समझाने के लिए साइका एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करने के लिए बोलता है जो सबसे ताकतवर है और सब उसकी इज्जत करते हैं, साथ ही उससे डरते भी हैं, और ये इंसान अमू बनने वाली है। तो अब सेरेमनी का दिन भी आ जाता है और वो दोनों रोस्टर को लेकर जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में अमू साइका से पूछती है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है जबकि उसके पास तो इतनी खूबसूरत मेड है, क्या उसका मन उससे भर गया है। और साइका समझ जाता है कि अमू को नोटी बातें करना पसंद है और ये सुनकर अमू शर्माने लग जाती है, पर तभी उसका सर दर्द करने लगता है। तभी साइका देखता है कि वहाँ पर किसी ने मैजिक सर्कल बनाया हुआ है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और उन दोनों को अंदर खींच लेता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक डंजन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर अमू उन सभी को अपने फायर मैजिक से एक ही बार में मार देती है। पर लेकिन अंधेरे में एक हॉबगॉब्लिन छुपा हुआ था जो उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है, पर साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसको मार देता है। तो अब वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर लेकिन डंजन में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तो साइका अपने टेलिस्मेंट की मदद से वहाँ थोड़ा उजाला करता है, जो देखकर अमू इम्प्रेस हो जाती है। और रास्ते पर साइका अपने टेलिस्मेंट को डंजन की छत के ऊपर चिपका के जा रहा था ताकि उनकी शिकिगामी उनका पता लगा सके। तभी उन दोनों के ऊपर मॉन्स्टर का झुंड हमला कर देता है, पर लेकिन अमू अपनी तलवार से एक हॉबगॉब्लिन का हाथ काट देती है, पर लेकिन वो हॉबगॉब्लिन अपने दूसरे हाथ से उसको पंच मार देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है और उठ भी नहीं पा रही होती है। जिसके बाद साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके सबको ठिकाना लगा देता है और अमू को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन सबके सामने खड़ा हो जाता है। और अमू के बेहोश होते ही वो अपने शिकिगामी को समन करता है और वो जायंट कैटरपी उन सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। और अमू को होश आते ही वो देखती है कि साइका ने सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है और उसके चोटों को भी हील कर दिया है, पर लेकिन अभी तक उसके सर का दर्द नहीं गया था। इसका मतलब अमू के ऊपर किसी ने कर्स कर दिया। तो ये जानकर साइका अपने टेलिस्मेंट की मदद से वहाँ पर एक बैरियर खड़ा कर देता है जिसके अंदर कर्स काम नहीं कर सकता है। अमू साइका को बताती है कि जब से वो इस अकेडमी में आई है उसका सर दर्द कर रहा है, पर उसे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी ने कर्स किया क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं है। पर साइका कहता है कि कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर वो खुद से नहीं देख सकते हैं। तो ये सुनकर अमू साइका को ठरकी समझने लगती है, पर साइका कहता है कि वो नहीं कह रहा कि उससे दिखाए, पर अमू चाहती है कि वो उससे देखे क्योंकि ये जरूरी है। अमू साइका को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब सारे कपड़े का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह न्यूड हो जाती है, वो अपनी अपर बॉडी को ढक लेती है और अपने पिछली बॉडी के ऊपर साइका को निशान ढूंढने के लिए कहती है। और ये करते हुए वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, पर लेकिन साइका को उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं मिलता है और वो लोग सारी जिंदगी उस बैरियर के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो साइका अमू के कर्स को अपने टेलिस्मेंट के ऊपर शिफ्ट कर देता है और अमू साइका के इन मैजिकों को देख खुद हैरान हो जाती है कि आखिर साइका का मैजिक टाइप है किस तरह का। खैर अमू ये सब छोड़ के वापस से ईफा और उसकी बात करने लगती है कि उसने अभी तक ईफा को किस भी किया है या फिर वो सब किया है। गाइस तुम लोग समझ सकते हो ये क्या कहना चाहती है, पर लेकिन साइका उसे दोबारा से बताता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दोनों एक फैमिली की तरह है। और ये सब सुनकर अमू को अभी भी मजाक लग रहा था, पर साइका उसे बता देता है कि वो एक नौकरानी का बेटा है, इसीलिए उसके परिवार में उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, पर लेकिन खाली ईफा है जो उसको समझ सकती है। पर लेकिन साइका अपने मन में सोच रहा होता है कि वो इस बार किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता है। ये सुनकर अमू बोलते है कि वो भी उसी की तरह अकेली है क्योंकि उसकी माँ एक गिल्ड ओनर है और उसके फादर एक एडवेंचर है। अमू को बचपन से ही लड़ने का बहुत ज्यादा शौक रहा है, चाहे उसके सामने कोई मॉन्स्टर हो या फिर ह्यूमन। वो बचपन से ही सबसे अलग थी और एक क्विस्ट के दौरान अमू की पूरी पार्टी मारी जाती है, पर लेकिन वही अकेली जिंदा बचती है। और जहाँ पर सब लोग डरे हुए थे वहाँ पर अमू कहती है चलो एक मिशन पर और चलते हैं। और अमू के इस बर्ताव को देखकर तभी से ही लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया, इसीलिए वो यहाँ पर आई है और भी ज्यादा ताकतवर बनने, क्योंकि एक वक्त पर जाकर उसकी लड़ाई भी बोरिंग हो जाएगी। पर साइका कहता है कि उसे नहीं लगता कि अमू अलग है, बल्कि वो तो एक नॉर्मल लड़की है और उसे नोटी बातें करना पसंद है। और ये सुनकर अमू साइका के चेहरे पर एक पंच मार देती है, तो वो दोनों सारे मॉन्स्टर को हराते हुए डंजन बॉस के तहखाने के बाहर आ जाते हैं। और उस डंजन का बॉस एक सरपेंट होता है। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं वो होश में आ जाता है, पर
लेकिन साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करता है, पर लेकिन इन सब का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और वो साइका के ऊपर वो एसिड से हमला कर देता है और साइका इसे बेयरली डॉज कर पाता है। पर साइका उस बॉस के मुंह में एक रॉड डाल देता है और लास्ट में अमू उसके सर पर अपनी तलवार से वार करती है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। पर अमू अचानक से ही साइका को गले लगा लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार एक डंजन बॉस को हराया था और वो अचानक से ही उसको एक पार्टी बनाने के लिए कह देती है। पर थोड़ी देर बाद जाके अमू रियलाइज करती है कि वो साइका के कुछ ज्यादा ही क्लोज खड़ी है और अमू कहती है अगर उससे बाहर जाने का रास्ता पहले से ही पता था तो वो यहाँ तक क्यों आया। साइका कहता है कि वो बस यूकी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और वो लोग आगे बढ़ते तो उसे एक डीमन के हाथ में एक तलवार गड़ी हुई दिखती है और साइका उस तलवार को निकालकर अमू को दे देता है और उसको एक रिंग भी मिलती है जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के काम आती है। अमू साइका से पूछती है अगर वो दोनों एडवेंचर बनेंगे तो क्या वो उसके साथ एक मिशन पर और चलेगा। इस पर साइका हाँ कह देता है और वो दोनों डंजन से बाहर निकलकर उनके साथ जो भी हुआ वो अपने टीचरों को बता देते हैं, सिवाय अमू के कर्ज के। इसके बाद साइका कोडेल के पास जाता है उसकी चीज वापस करने जो उसने उससे ली थी और कोडेल वही बंदा है जिसने जंगल के बीच में उस मैजिक सर्कल को बनाया था। तभी साइका उसको उसके असली रूप में आने के लिए कहता है, पर लेकिन वो सच में एक इंसान होता है और वो डीमंस के लिए जासूसी का काम करता है और वो अब साइका को खत्म करने की बात करता है। पर लेकिन वो साइका की बातें सुन के हैरान हो जाता है कि उसे अमू के कर्ज के बारे में पता है और ये सब डीमन के खून से हुआ है, जो कि एंट्रेंस सेरेमनी के दिन अमू के ऊपर डीमन द्वारा हमला किए जाने पर लग गया था और कोडेल ने उस खून को ईफा और साइका के ऊपर भी गिराने की कोशिश की थी और ये सब उसको उसी के मॉन्स्टर से पता चलता है, जिसे वो मारकर उसके खून से अपने आप को पूरी तरह भिगा लेता है और कोडेल ये सब देख के डर जाता है, क्योंकि इतना सारा डीमन का खून कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पर साइका उस कर्ज को कोडेल के ऊपर ही पलट देता है, जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि साइका को कोडेल का सच उसकी बी के वजह से पता चला था, क्योंकि साइका के कपड़ों पे वही धूल के निशान लगे हुए थे जो उस मैजिक सर्कल के पास पाए जाते हैं। और हम देखते हैं जो रिंग साइका को डंजन से मिली थी वो उसे ईफा को दे देता है और डंजन वाले हादसे के बाद से साइका को ऐसा लग रहा था कि वो और अमू दोस्त बन चुके हैं, पर अमू से वापस से इग्नोर मारना चालू कर देती है। पर लेकिन उसकी अच्छी दोस्ती ईफा के साथ हो जाती है और यूकी कहती है मास्टर शायद ये आपसे शर्मा रही है। खैर कोडेल वाले हादसे को 1 साल बीत चुका है और तब से कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं आया, फिर भी साइका अपनी नजर यहाँ पर बनाया हुआ है। तभी अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल ईफा और साइका को प्रिंसिपल रूम में जाने के लिए कहते हैं। अमू को लगता है कि साइका को अकेडमी से एक्सपेल किया जा रहा है। तभी हम उनके पीछे एक लड़की को देखते हैं जो उन सभी को छिपकर काफी देर से देख रही थी। पर ये पहली बार है कि कोई लोडियन या मैजिक अकेडमी के प्रिंसिपल को देखेगा, क्योंकि हर छोटे बड़े काम को वाइस प्रिंसिपल ही देखते हैं। जब वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उनके प्रिंसिपल एक डमी ह्यूमन है, मतलब कि एक डीमन है। पर लेकिन वो डमी ह्यूमन साइका के रिलेटिव को जानती है, उसके फादर को नहीं बल्कि उसके फादर के भाई को, जिसके बारे में तो साइका को भी नहीं पता होता है। वैसे ये डमी ह्यूमन चाहती है कि साइका उनकी एकेडमी की तरफ से एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले, वो भी एक नई लड़की के साथ। और गाइस वो लड़की तभी वहाँ पर आ जाती है और ये वही लड़की जो उन्हें काफी देर से छिपकर देख रही थी और इसका नाम मेबल क्रेन है। और ये वैसे भी उन दोनों की चॉइस है कि साइका और ईफा में से टूर्नामेंट में कौन हिस्सा लेगा, क्योंकि वो दोनों एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 3rd और 2nd आए थे। पर लेकिन ये बात जब अमू को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो फर्स्ट आई थी फिर भी उससे पूछा नहीं गया। पर अकेडमी पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मैजिक को इस टूर्नामेंट में अलाउ कर दिया है। पर अमू अपने सवालों में खोई हुई थी, क्योंकि ईफा और साइका को चुना गया पर उसे नहीं। ईफा कहती है शायद डंजन इंसिडेंट की वजह से, पर साइका बताता है कि प्रिंसिपल उसे कुछ खास वजह से वहाँ पर भेज रही है। और ये सुनकर तो अमू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट फाइट और मैजिक में इन दोनों से बेहतर है। पर ये दोनों अमू को एकदम इग्नोर मारते हैं और उस टूर्नामेंट के फुल प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने वाले को अंधा पैसा मिलेगा और एक नाइट की जॉब भी मिलेगी। ये सुनकर अमू बातें बनाने लगती है और कहती है कि वो लड़की नेविल पक्का एक नोबल परिवार से होगी और वो रिश्वत देकर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। और इस बात को मेबल सुन लेती है और वो अमू के मुंह पर बोल देती है कि वो कमजोर है इसलिए उसे चुना नहीं गया। और ये सुनकर अमू बस एक स्माइल देती है और उसे शॉर्ट बैटल के लिए बोलती है। और इस फाइट को तो साइका भी देखना चाहता था, क्योंकि इससे अमू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो ये भी जान लेगा इस लड़की की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ कितनी है। अब बैटल के शुरू होते ही अमू नेफिल के ऊपर टूट पड़ती है, पर लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करती है और वो अमू के हमले को रिपेल कर देती है। और जब अमू दूसरी बार उसके ऊपर हमला करती है तो इस बार वो उसकी तलवार को मोड़ देती है और उसको हरा देती है और वो उसकी तलवार को फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। पर लेकिन अमू कहती है कि तुमने मैजिक का यूज किया था और इसे तो साइका ने भी नोटिस किया था। लड़ाई के दौरान मेबल ने डार्क मैजिक का यूज किया था, पर लेकिन वो अमू की इंसल्ट करती है और साइका को भी इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने के लिए कहती है। साइका कहता है कि वो सोचकर बताएगा, तो मेबल वहाँ से चली जाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि साइका उस टूर्नामेंट
फाइट के लिए एकेडमी से निकल जाता है, पर लेकिन उसके साथ अमू और ईफा भी जाते हैं, वो भी जबरदस्ती। और अमू ने तो एकेडमी से भी परमिशन नहीं ली थी क्योंकि वो भी मेवल की फाइट देखना चाहती थी। और गाइस इस एनिमे का थर्ड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।